हम इसको 5 मिनट में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था। सबसे पहले हमने देखा था फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी उन क्वांटिटीज को बोला जाता है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, इसका मतलब जिनको हम नाप सकते हैं, ठीक है, और जिनका यूज होता है फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे फिजिक्स का हमने एक लॉ लिया था, न्यूटन्स सेकंड लॉ। अब ये लॉ अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो सामने देखिए लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ फिजिक्स के एक लॉ को डिस्क्राइब किया गया है। तो आप बताइए यहां से लेकर वहां तक जितनी भी सारी चीजें लिखी हुई हैं इस लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए, उनमें से हम किन चीजों को मेजर कर सकते हैं, किन चीजों को नाप सकते हैं। तो हम नाप सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को। मोमेंटम जिसको डिनोट किया जाता है पी से, हिंदी में बोला जाता है संवेग। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। और ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अरे बोलो यार। मोमेंटम को मेजर करने का यूनिट क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड। तो हर वो चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं ऑब्वियसली उसके लिए एक यूनिट भी आता है। बोलो ना, यूनिट भी रहेगा, सही है। तो इसका मतलब हुआ मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं। फिर बताओ हम किसको मेजर कर सकते हैं? विथ को नहीं, रेस्पेक्ट को नहीं, टू को नहीं, हम टाइम। घड़ी देख के हम लोग क्या मेजर करते हैं? टाइम मेजर करते हैं। फिर हम लोग मेजर कर सकते हैं फोर्स को। तो कहने का मतलब हुआ 3 गो एग्जाम्पल तो यही हो गया। कौन कौन सा? एक हो गया आपका मोमेंटम, एक हो गया टाइम, एक हो गया फोर्स। कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज? किसी ने कहा डिस्प्लेसमेंट। क्या हम किसी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं? इसके लिए यूनिट कौन सा यूज होता है? मीटर। मीटर में हम चाहे तो मेजर कर सकते हैं डिस्प्लेस। और बताइए, हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे जब बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगे, क्या जी? दिव्या नाम है तुम्हारा? हाँ, जैसे बहुत ज्यादा जब गर्मी लगने लगे तो अक्सर हम लोग टेम्परेचर चेक करते हैं, तो पता चलता है कि टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है ना। तो उस केस में हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। लेकिन जब हम अपना बुखार मेजर करते हैं तो वो डिग्री सेल्सियस होता है? नहीं, वो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है। तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट इसका यूनिट होता है। लेकिन इसका इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट यानी कि SI यूनिट, SI यूनिट ना, हाँ, वो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट ना होके होता है केल्विन। ठीक है, और एक आध को जल्दी बताइए, बोलिए। मास। हम क्या किसी चीज का मास मेजर कर सकते हैं? किलोग्राम में मेजर करते हैं। हाँ, हम किसी चीज का स्पीड मेजर कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं। सही है, चलिए ठीक है, मैं समझ रहा हूं। प्रेशर मेजर कर सकता है। और बोलो। प्रेशर को पास्कल में मेजर करते हैं, 50 पास्कल, 100 पास्कल। बोलो। पावर, पावर को वाट में मेजर किया जाता है, 50 वाट, 100 वाट। ठीक है, चलो ठीक है, मैं जानता हूं कि तुम ढेर सारा फिजिकल क्वांटिटी बता दोगे। मैंने ETC लिख दिया, सारा तुम्हारा एग्जाम्पल अब इसमें आ जाएगा, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। हमने फिजिकल क्वांटिटीज को डिपेंडेंसी के आधार पे मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें मेन तो 2 ही होता है। एक तो ऐसा ही है, पूंछ की तरह है। अरे बोलो ना। एक तो पूंछ की तरह है, देखोगे तो यूजलेस है, लेकिन थोड़ा बहुत उसका भी यूज होगा मच्छर उच्छर भगाने के लिए, है ना। हाँ ठीक है। तो पहला था फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। इसमें 7 गो आता है। कौन कौन सा बताओ? मास, सिंबल यूज होता है M। लेंथ, सिंबल यूज होगा L। टाइम, सिंबल यूज होगा T। ठीक है। टेम्परेचर, तो इसके लिए हम T सिंबल यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि T सिंबल तो हमने टाइम के लिए यूज किया है। तो इसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं K से, और K चुराया गया है इसके ऐसा यूनिट केल्विन से। केल्विन का K चुरा लिया गया। अगला होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से तो खैर डिनोट करते ही हैं, 10th क्लास में आपने किया भी होगा। V बराबर IR याद है? तो उसमें I करंट ही ना होता था, लेकिन हम लोग कभी कभी इसको A से भी डिनोट करेंगे। और A चुराया गया है करंट के SI यूनिट एम्पियर से। चलिए, अगला होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी।
ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है लाइट की इंटेंसिटी। जैसे इस कमरे में अगर मैं 4 बल्ब बुझा दूं तो कुछ तो है जो इस कमरे में कम हो जाएगा। तो ऐसे आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है कि लाइट कम हो गया, लेकिन लाइट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। बोलो ना, लाइट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। पढ़े लिखे इंसान को बोलना चाहिए कि इस कमरे की ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम हो गई। 4 एक्स्ट्रा बल्ब जला दिया जाए, क्या बढ़ गया? ल्यूमिनस इंटेंसिटी बढ़ गया। बात समझ रहे हो? तो अब कहीं जाना है, मान लो किसी के घर जाए, तो चाहे अपने ही घर जाओगे, तो मान लो कभी लाइट कम रहे तो बोलना कि यार ल्यूमिनस इंटेंसिटी बहुत कम लग रहा है, थोड़ा एक और बल्ब जला दो, है कि नहीं? बोलो ना। हाँ, तो गार्जियन को लगेगा कि पैसा सध रहा है भले उसको समझ में आएगा चाहे नहीं आएगा, लेकिन पढ़े लिखे आदमी की तरह आपको बिहेव भी तो करना चाहिए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को डिनोट करेंगे हम सी से। हाँ, देख लो, ये लोग को देख लो। देखो बाबू, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को डिनोट करना है सी डी से, और सी डी आया है ल्यूमिनस इंटेंसिटी के एस आई यूनिट। एस आई यूनिट का मतलब हुआ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट, कैंडेला से। कहां से आया है? और जाहिर सी बात है, कैंडेला वर्ड कैंडल से लिया गया है। एक कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होता है, वो एक कैंडल जलाने से जो इंटेंसिटी होगी ना लाइट की, उसके बराबर होता है। तो मेजर करके उसी से। हालांकि हमारे सिलेबस में ये है नहीं, कभी हम इसके बारे में 11th-12th में नहीं पढ़ेंगे, बाकी सारा फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है। अगला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमको बताता है कि वो चीज नंबर में कितना है। जैसे जोड़ा, जोड़ा क्या बताता है कि वो चीज नंबर में कितना है? 2 है। सैकड़ा नंबर में, दर्जन नंबर में 12 है कि नहीं? उसी तरीके से एक और यूनिट होता है मोल। क्या होता है? जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये भी जोड़ा, सैकड़ा और दर्जन की तरह ही है, बस जोड़ा में 2 होता है, सैकड़ा में 100 होता है, दर्जन में 12 होता है, मोल में इतना होता है। बोलो ना। तो ये आपको अमाउंट ही ना बता रहा है। मैंने कहा कि 1 मोल एटम्स हैं, का मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। और बहुत डिटेल में जानना है तो आप लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा, यूनिट एंड डायमेंशन का, जो कि आपके ग्रुप में होगा। ठीक है? हालांकि लगभग मैं सब तो बता ही दे रहा हूं, तो जरूरत नहीं है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिनोट किया जाता है MOL से, और ये चुराया गया है इसके SI यूनिट मोल से। मोल का बस ई हटा लो। क्या बोलते हो? ई हटा लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो बाबू, इन सातों के अलावा जितना क्वांटिटी तुमको याद आ जाए, जितना याद, उस सब का सब समझ लो कौन सा क्वांटिटी होगा? डिराइव्ड होगा। बोलो ना। तो डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिराइव किया जाता है इन सातों की सहायता से। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमको अगर संगीत सीखना है तो तुम सबसे पहले क्या सीखते हो? सा रे गा मा प ध नी, ऐसा सात, सा फिर आगे, अरे वो साथ ही ना सुर होता है। अब इन 7 सुरों से हम चाहें तो लाखों गाने बना सकते हैं, लाखों धुन बना सकते हैं। अरे होता यही 7 गो है। बोलो ना। ठीक है। ठीक उसी तरीके से इन 7 फिजिकल क्वांटिटी से आप लाखों फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं, इनको मिला मिला के। तो उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को क्या बोला जाएगा? डिराइव्ड क्वांटिटीज। जिसमें अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें स्पीड का, तो आप जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। 9वीं क्लास में पढ़ा है हमने। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। हाँ बोलो। गर्मी हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि तुम एग्जाम्पल देना चाह रहे हो। ठीक है ना? गर्मी हो रहा है ना, बेना लेके आना अगले दिन से। ठीक है? ठीक है, रुक जाइए, 5-10 मिनट रुक जाइए। वो चल रहा है ना वो। हाँ, थोड़ा लेट से एक्चुअली सब चालू हुआ है ना, इसीलिए। समझ रहे हैं क्या? बहुत ज्यादा गर्मी का क्या मतलब होता है? आओ आगे आओ, यहाँ आके बैठो, आगे आ जाओ, यहाँ आके बैठो।
ठीक है। हाँ सुनिए, मैं कह रहा था कि स्पीड जो है वो जाहिर सी बात है उन सातों में तो नहीं था, तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। इसको डिराइव किसकी सहायता से किया गया है? तो डिस्टेंस और टाइम की सहायता से। क्या डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है? तो इसमें खोजिएगा आपको डिस्टेंस नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ लेंथ। नाम भले थोड़ा अलग है, लेकिन डिस्टेंस के रूप में तुम मेजर क्या करते हो? लेंथ ही ना मेजर करते हो। जैसे यहाँ से चल के अगर मान लो मैं यहाँ पहुंच गया और मैंने तुमसे पूछा मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो तुम एक फीता निकालोगे और वहां से लेकर यहाँ तक लेंथ ही ना मेजर करोगे। तो डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, किसी चीज का हाइट हो गया, किसी चीज का डेप्थ हो गया, किसी चीज का विड्थ हो गया, ये सब का सब आर और टाइप ऑफ लेंथ, ये सब लेंथ ही है। हे भगवान, तो ये भी है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो बाबू कहने का मतलब है कि ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो हमने स्पीड को डिराइव किया है, इसीलिए हम इसको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। बोलिए ना। उसी तरीके से इन सब को डिराइव किया जाता है, ये सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। क्लियर है? फिर हमने देखा था दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सही है? तो सप्लीमेंट्री में दो ही होता है, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल बनता है सर्कल में। कहाँ बनता है? सर्कल में। तो मान लीजिए कि एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है और हमने इसमें एक छोटा सा आर्क लेंथ लिया। याद रखिएगा, किसी भी चीज के सामने डी लग जाने का मतलब हुआ कि वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो ये दिखने में भले इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत छोटा है। समझ लीजिए आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं इसीलिए बड़ा दिख रहा है ना। तो ये यहां पर कितना एंगल सबटेंड करेगा ये जानने के लिए हम इसके दोनों एंड पॉइंट्स को, आर्क बाबू यहां से लेकर यहीं तक ना हमको लेना है, दोनों एंड पॉइंट्स को सेंटर से मिला दें। तो एक तो पहले से मिला हुआ है, इसको भी मिला दिया जाए अगर, तो बताइए इतना ही एंगल ना इसने सबटेंड किया है, इतना सॉरी हाँ इतना ही एंगल ना इसने सबटेंड किया है। इसी को बोला जाता है प्लेन एंगल। बोलिए। अब चूंकि आर्क लेंथ इनफाइनाइटली स्मॉल है तो एंगल भी इनफाइनाइटली स्मॉल होगा, इसीलिए डी थीटा से दिखाया गया। और बाबू इस केस में डी थीटा जो होता है वो होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। सही है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ऐसे हम इसको याद रखेंगे। ठीक है? आर्क लेंथ मान लीजिए कि अगर एल है, रेडियस अगर आर है, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एल बाई एल। अगला फिजिकल क्वांटिटी होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल बनता है स्फेयर्स में। कहाँ बनता है? स्फेयर्स में। और पिछली बार आपको एक आर्क लेंथ ना लेना था, अब की बार आपको एक सरफेस एरिया लेना होता है। तो चलिए मान लिया जाए कि हमने ये सरफेस एरिया ले लिया। तो ये सरफेस एरिया सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा ये अगर आपको जानना है, तो इसके एज के हर पॉइंट को तुम सेंटर से मिला देना, हर पॉइंट को। तो इसके पास तो इनफाइनाइट पॉइंट्स ना है। अरे टोटल कितने पॉइंट्स है? इनफाइनाइट। सबको मिलाना होगा आपको। तो सबको मिलाएगा, फोटो कचड़ा होगा। तो हम लोग ना सिर्फ हाँ कॉर्नर्स को मिला देते हैं। तो कॉर्नर्स को मिला देते तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये स्ट्रक्चर शकल से कैसा दिख रहा है? हाँ, जब हम लोग तरबूज खरीदने जाते हैं तो पहले से थोड़ा सा वो काट के रखता है, इधर से ऐसे 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 छोटा सा टुकड़ा काट के रखता है और वो आपको निकाल के देता है ऐसा खाने के लिए। ठीक है? ये वैसा ही है जा। हाँ, तो ये सरफेस यहाँ पर कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है ये जानना है, तो आपको यहाँ एक सरफेस लाइक स्ट्रक्चर बनाना होगा। ये कुछ इस टाइप से होगा, इस टाइप से। ये आपको समझ में आ रहा है? इस टाइप से होगा। इसको बोला जाता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को डिनोट किया जाएगा कैसे? ओमेगा से। डब्ल्यू नहीं है, ये है ओमेगा। और सरफेस एरिया मान लीजिए ए है और रेडियस मान लीजिए आर है। तो सॉलिड एंगल को डिफाइन किया गया है सरफेस एरिया अपॉन आर का स्क्वायर। याद करिए, प्लेन एंगल को डिफाइन किया गया है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, लेकिन सॉलिड एंगल को डिफाइन किया गया है सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ठीक है? देखा था हमने पहले लेक्चर में अपने ये सब। अगला था यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। बाबू यूनिट वो स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है जिसके मल्टीपल में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझको मास का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है और मैंने लिखा 5 kg। बोलो ना। चलो ठीक है, तो मान लो कि
हम सब्जी खरीद के लेके आए, तो ये है आलू। दिस इज मास ऑफ क्या? आलू। कितना है? 5 केजी है। अब मान लो हम परवल खरीद के लाए, तो परवल हम 5 किलो थोड़े लाते हैं। मान लो कि हम परवल खरीद के लाए, मास ऑफ परवल कितना बताइए? मान लीजिए 1 केजी लेके आए। टमाटर औकात नहीं है, रहने दिया जाए। हाँ, मान लीजिए एग्जाम्पल भी औकात के हिसाब से न लेना चाहिए। क्या बोलते हो? टमाटर खरीद लेके आए, चलो ठीक है, तुम लोग कहते हो तो हम लोग टमाटर खरीद लेते हैं। तो टमाटर जो खरीदा हमने, आधा केजी खरीद लिया, 0.5 केजी। आप बताइए, ये जो मैंने 5 केजी, 2 केजी, चाहे आधा केजी, सॉरी 1 केजी और आधा केजी लिखा है, ये मैंने मास का ही ना मैग्नीट्यूड लिखा है। तो बताइए, मास का मैग्नीट्यूड लिखने के लिए वो कौन सा स्टैंडर्ड रेफरेंस मैंने यूज किया है जिसके मल्टीपल्स में मैं मास को रिप्रेजेंट कर? वो है केजी। यहाँ केजी को 5 से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ केजी को 1 से, यहाँ केजी को 0.5 से। इसका मतलब है कि केजी इज अ यूनिट ऑफ मास। केजी जो है वो यूनिट ऑफ मास है। अरे बोलिए ना, ठीक है। अरे हाँ ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, तो कौन से फिजिकल क्वांटिटी का? मास का। कहीं ना कहीं ये टाइटल की तरह भी होता है। अरे टाइटल पता करके हम लोगों का कास्ट नहीं पता करते हैं, धर्म नहीं, वैसे ही इससे पता चलता है कि ये किस जाति का फिजिकल क्वांटिटी है। मास नाम की जाति का फिजिकल क्वांटिटी। चलो ठीक है, मान लो हमको लेंथ को डिनोट करना है, उसके मैग्नीट्यूड को डिनोट करना है। तो मैंने लिखा 5 मीटर, मैंने लिखा 10 मीटर, मैंने लिखा 50 मीटर, मैंने लिखा 75 मीटर। तो बताओ, ये सब लेंथ ही ना है? डिफरेंट डिफरेंट चीजों का लेंथ होगा ये। तुम बताओ वो कौन सा स्टैंडर्ड रेफरेंस है जिसके मल्टीपल्स में मैंने लेंथ के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया है? मीटर है, मीटर है। तो मीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। अच्छा, मैं कह रहा था कि ये तो थोड़े स्टैंडर्ड होते हैं, ये पूरी दुनिया में लोग यूज करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और प्रैक्टिकल यूनिट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा था कि हमको मच्छरदानी खरीदना है और मेरे घर में मीटर स्केल नहीं है, मतलब फीता नहीं है, तो हम लोग कैसे मेजर कर लेते हैं? हाथ से मेजर कर लेते हैं, ऐसा करके। तो मान लो कि लंबाई जो है वो है कितना? 5 हाथ है, तो 5 हाथ, देख रहे हो? हाँ ठीक है, 5 हाथ है। 4 उंगली बोल रहे हो, बोल सकते हो 4 उंगली, ठीक है, 4 उंगली। अब मान लो कि मैंने उसका चौड़ाई मेजर किया और वो आया 3 हाथ। 3 हाथ और उंगली फुंगली छोड़ो ना, समझो ना, 5 हाथ और 4, सही है। आपको क्या लग रहा है ये हाथ क्या है? ये भी एक यूनिट हुआ, क्योंकि हम हाथ के मल्टीपल में ही ना लेंथ को मेजर कर रहे हैं। तो हाथ इज ऑल्सो यूनिट। हे भगवान, बस ये उतना स्टैंडर्ड नहीं है, पढ़ाई लिखाई में हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तो यूज करते हैं। ये भी यूनिट हो गया, सही है। आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, यूनिट के बारे में हम लोग देख रहे थे कि 4 गो सिस्टम ऑफ यूनिट बड़ा फेमस है। पहला है एफपीएस, दूसरा है सीजीएस और तीसरा है एमकेएस, है ना। एफपीएस जो होता है, उसमें बाबू सुनिएगा 1 मिनट, लेंथ क्या होता है, फिर होता है मास और फिर होता है टाइम। हाँ, एफपीएस में किसमें? लेंथ के लिए फुट यूज होता है। जा, अरे इवन हम लोग भी अपना हाइट वगैरह किस में मेजर करते हैं? फुट में। मास के लिए पाउंड, क्या? पाउंड। लगभग आधा केजी से थोड़ा कम होता है, 454 ग्राम के आसपास में होता है, ठीक है। और टाइम के लिए सेकेंड। चलिए सीजीएस में, किसमें? सीजीएस में लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए, और बच्चों एमकेएस में लेंथ के लिए मीटर, इसमें केजी मास के लिए और इसमें सेकेंड। इसीलिए इसका नाम पड़ा है, सुनिएगा 1 मिनट, नाम पड़ा है एफपीएस, सही है। सीजीएस या एमकेएस, ठीक है। एमकेएस सिस्टम जो है वो पुराने जमाने में फ्रांस में यूज होता था। कहाँ? फ्रांस में। इसको ये यूज होता है इंग्लैंड में। फुट, पाउंड, ये सब कहाँ यूज होता है? इंग्लैंड में यूज होता है। तो इसको हम लोग ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में यूज होता है। इंग्लैंड का मतलब ब्रिटेन, हाँ लगभग।
सीजीएस को गॉसियन सिस्टम भी बोला जाता है और एमकेएस को, हाँ मतलब फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ था तो ऐसा, ठीक है। एक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब हुआ कि ये किसी खास देश का यूनिट नहीं है, ये पूरी दुनिया में यूज होने वाला यूनिट है। अरे बोलिए ना, फुट जो है वो इंग्लैंड में यूज होता है, चाहे इंग्लैंड ने जिस जिस देश पे राज किया है वहां वहां यूज होगा। हे भगवान, इसीलिए हम लोग भी फुट यूज करते हैं, 4 फुट का आदमी, 6 फुट का आदमी, सब बोलते हैं ना। हाँ, लेकिन ये वाला जो यूनिट होगा वो पूरी दुनिया को मानना होता है, सही है। इसमें एमकेएस को लिया गया है। किसको लिया गया है? लोगों ने सोचा कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसा लिया जाए जो पूरी दुनिया में मान्य होगा। किसको लिया गया? एमकेएस। इसका मतलब हुआ कि इस सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लेंथ के लिए मीटर यूज करेंगे, तेरे मास के लिए किलोग्राम यूज करेंगे और टाइम के लिए सेकंड यूज करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी की बात की जाए तो 7 गुना होता है, बोलो ना। तो इसमें 7 गो और फंडामेंटल यूनिट जोड़ा गया, माने मीटर, किलोग्राम, बोलो ना, और सेकंड के अलावा 4 गो और ना जोड़ना पड़ेगा, तब ना जाके कम से कम फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट कंप्लीट होगा। तो टेम्परेचर के लिए केल्विन, यानी टेम्परेचर का इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट जिसको हम लोग ऐसा यूनिट कहते हैं, क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। बोलिए। करंट के लिए एम्पियर, नहीं नहीं नहीं, आई से करंट को डिनोट करते हैं, लेकिन यूनिट तो एम्पियर ना होता है, एम्पियर। बोलिए बाबू, और क्या? हाँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज होता है। तो ये सब के सब एसआई यूनिट्स है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स है, ये पूरी दुनिया को मानना होता है। एंड ऑब्वियसली पढ़ाई लिखाई की बात होगी तो हम लोग इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, सही है। चलिए आगे बढ़ते। ये सब हमने देखा था लास्ट क्लास में, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। यहां से हमको देखना था, चलो ठीक है। हम देखेंगे कि जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनका ऐसा यूनिट क्या क्या होता है। तो बताइए, लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर, डिनोटेड बाय स्मॉल एम। अब सवाल है भाई कि आखिर 1 मीटर कितना होता है? अरे किसी भी लेंथ को 1 मीटर बोल देंगे क्या? हमको एक स्टैंडर्ड चुनना पड़ेगा ना 1 मीटर के लिए। तो पहले का मतलब हुआ कि 1983 से पहले एक रॉड हुआ करता था जो कि फ्रांस के किसी म्यूजियम में रखा होता था। उस रॉड के लेंथ को ही माना गया था कितना? 1 मीटर। अरे बोलो यार, रॉड के लेंथ को ही माना गया था 1 मीटर, ठीक है। लेकिन फिर इसका कॉपी बनाया जाता होगा, अरे बोलो, एकदम इसी की लंबाई का एक और रॉड बनाया जाता होगा, भेज दिया जाता होगा इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, अमेरिका, हर जगह भेजा जाता होगा। अब बोला जाता होगा कि देखो इसी को क्या मानना है? 1 मीटर मानना है। लेकिन ये एक फिजिकल चीज है, मतलब एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसके साथ हम लोग छेड़खानी कर सकते हैं। नहीं, छेड़खानी का मतलब हुआ कि माने हम इसको पकड़ के मोड़ सकते हैं, पकड़ के, अगर मान लीजिए कि हम इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो ये पिघल भी तो सकता है। इसको पकड़ के हम खींच सकते हैं, पकड़ के दबा, कुछ भी किया जा सकता है इसके साथ ना बाबू। और अगर इसके साथ कोई भी छेड़खानी कर दोगे तब ये 1 मीटर का नहीं रहेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, आपको ये बात पता होगा कि टेम्परेचर के बढ़ने से चीजों का लेंथ बढ़ता है, ये बात पता है? नहीं पता है? टेम्परेचर बढ़ने से चीजों का लेंथ बढ़ता है, ये आपको नहीं पता है? क्या बात करते हो? बचपन में जीके में तुमने पढ़ा होगा कि रेल की पटरियों के बीच में थोड़ा सा गैप क्यों छोड़ा जाता है, पढ़ा है? कौन से गैप की बात की जा रही है? कौन से गैप? कौन आदमी हाथ उठा के बताएगा कि मैं कौन से गैप की बात कर रहा हूं? हाँ बोलो। हाँ, ये लड़का समझा रहा है, समझाओ। हाँ, मैंने, ये लड़का कह रहा है कि सर अगर ट्रेन का पटरी बिछाया जा रहा है तो मान लीजिए एक पटरी ये हो गया, क्या बोलते हो? तो जब दूसरा पटरी इसमें जोड़ा जाता है तो थोड़ा सा गैप रख के, तुम जाके देख लेना, लगभग आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा जाता है। अरे बोलो ना।
गैप छोड़ के तब कसा जाता है इन दोनों को। अरे बोलिए। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ भी जोड़ा जाएगा तो थोड़ा सा गैप छोड़ा जाएगा। ये गैप क्यों छोड़ा जाता है? हम सटा सटा के कहीं नहीं जोड़ा जाता है। बैठो, पढ़ा होगा तुमने बचपन में। क्यों ऐसा नहीं किया जाता है? क्योंकि गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, एंड जाहिर सी बात है लोहा का चीज है, उसका टेम्परेचर और 70-80 डिग्री पहुंच जाता है। जाके छू के देखना ना, हाथ जल जाएगा तुम्हारा। अरे बोलो ना। तो जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो इसका लेंथ भी बढ़ेगा, और लेंथ बढ़ेगा। ये हमको पढ़ना है थर्मल एक्सपेंशन में। एक पूरा का पूरा चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसमें हमको पढ़ना भी है कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने से कितना लेंथ बढ़ता है। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, ऐसा नहीं कि 100 मीटर का है तो 150 मीटर का हो जाएगा। कहीं आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा। तो बढ़ने के लिए जगह चाहिए ना। अगर जगह नहीं मिलेगा तो क्या होगा? टेढ़ा हो जाएगा। बढ़ना तो उसको है, जगह नहीं मिल रहा है, एस बना लेगा, टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसीलिए गैप छोड़ा जाता है। अरे बोलो। अब मान लो कि ये रॉड रखा गया है कहीं, गलती से टेम्परेचर बढ़ गया। मान लो हालांकि टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा जाता था, लेकिन गलती तो कभी भी हो सकती है। लाइट कट गया, मान लो पूरे फ्रांस का सब ग्रिड किसी ने परमाणु बम डाल दिया, पूरा वहां का पावर सिस्टम खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया, और टेम्परेचर बढ़ के हो गया 80 डिग्री सेल्सियस। तब ये मीटर का ये जो रॉड है इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ नहीं जाएगा? मान लो बढ़ गया तो अब तो मीटर मीटर ही नहीं रहा, वो तो अब कुछ और हो गया है। तो लोगों को ये डर सताने लगा। चाहे मान लो जिस म्यूजियम में इसको रखा गया है होता ही है चोरी, क्या बात करें, एकदम चोरी हो सकता है। अब सब लोग मीटर खोज रहा है कि मीटर कहाँ गया। तो लोगों को डर लगने लगा कि यार ये एक सही चीज नहीं है। तो इसके लिए एक दूसरा डेफिनेशन फिर बनाया गया। वो डेफिनेशन कब बना? 1983 में। इस डर की वजह से इसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है कि नहीं? भूकंप आ गया, मान लो चाहे धरती फट गई, धरती बढ़ गई, मान लो धरती में समा गया है ये, तो फिर कौन जाएगा वहां से उसको निकाल के लाने? तो कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए जो डेफिनेशन बनाया गया उसके लिए, शांत रहिए, स्पीड ऑफ लाइट का सहारा लिया गया। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? तो वो होता है स्पीड ऑफ लाइट जिसको डिनोट किया जाता है C से, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मैंने कहने का 3 के ऊपर कितना जीरो लगाना है तुमको 8 को जीरो लगाना है, इतना मीटर पर सेकंड। तो ये लगभग में होता है, ये एग्जैक्ट नहीं होता है। एग्जैक्ट देखोगे तो लाइट की स्पीड होती है 299, 792 और 458, इतना मीटर पर सेकंड। हे भगवान, लगभग माने 299 लगभग 300 के बराबर नहीं हुआ है। तो हम लगभग में मान लेते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, लेकिन एग्जैक्ट देखोगे तो इतना मीटर पर सेकंड होता है। बोलो ना। अब देखो यहां से 1 मीटर का डेफिनेशन कैसे बनाया गया। हम जानते हैं कि लाइट 299, 792 एंड 458 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 सेकेंड में। समझे क्या? तो लाइट 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये 5वां क्लास वाला एक नियम है, यूनिटरी मेथड। 5 आदमी 15 को केला खाता है, तो 1 आदमी कितना खाएगा? और 75 आदमी, याद है? तो वही बात है, लाइट इतना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 सेकेंड में। तो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसको इससे डिवाइड करोगे, यानी 1/299, 792, हल्ला मत करो, और कितना? 458 सेकेंड में। इसी चीज को बना लिया गया 1 मीटर का डेफिनेशन। अब सुनिएगा 1 मीटर का डेफिनेशन क्या है। लाइट 1 सेकेंड के, सुन लो, 299, 792 एंड 458th पार्ट में, बोलो ना, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी डिस्टेंस को बोला जाएगा 1 मीटर। और आप इस चीज से छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। लाइट अगर इतने सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो आज भी करेगा, आज से 100 साल के बाद भी करेगा, आज से 500 साल बाद भी करेगा। आप समझ रहे हैं?
हाँ, तो इसीलिए डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया और ये आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन एनसीईआरटी आप देखिएगा तो नीचे लिखा भी हुआ है कि ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानकारी के लिए बताया गया है। अब बोलिए ना, ठीक है आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला बताइए, कौन फिजिकल क्वांटिटी होता है? मास होता है। मास का एसआई यूनिट कौन होता है? किलोग्राम, एंड डिनोटेड बाय केजी। सही है। तो 1 किलोग्राम मास कितना होता है? तो 1989 में प्लेटिनम और इरिडियम को मिला के एक अलॉय बनाया गया और उसका एक सिलेंडर टाइप का क्रिएट किया गया। इसी के मास को बोला जाता है 1 किलोग्राम। फिर इसी का कॉपी बना बना के हर देश में भेजा गया, तो लोगों ने अपने हिसाब से फिर इतने ही वजन का बटखारा बनाया। अरे बोलो ना, हाँ इसको 5 से मल्टीप्लाई करके फिर 5 केजी का बना होगा, आधा करके आधा केजी का बना होगा, ठीक है। लेकिन ये भी एक फिजिकल चीज है कि नहीं? छेड़खानी इसके साथ भी हो सकती है कि नहीं? और सुनिए, कोई भी चीज हो, ठीक है, एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन तो जरूर करेगा। बोलो ना, कोई भी चीज आप अगर आज कहीं रख देते हैं, आज से 100 साल बाद आके देखिएगा, क्या लग रहा है एकदम उसी कंडीशन में होगा क्या? कुछ भी नहीं। सोना तक उसी कंडीशन में नहीं रहेगा, हल्का फुल्का कुछ चेंज तो उसमें जरूर हुआ होगा। हल्का फुल्का किसी के साथ रिएक्शन करके या तो उसका मास थोड़ा सा बढ़ गया होगा, ना तो उसका मास थोड़ा सा कम। रिएक्शंस होगा, उसमें से गैस वैस सब निकलेगा। हे भगवान, तो कुछ तो उसके साथ होगा ना। तो हुआ क्या कि अच्छा इसको रखा गया था बहुत सुरक्षा के साथ। देखो ना, इसको दूदू को ये दिख रहा है, ये एग्जैक्ट 1 केजी है। इसको एक यहाँ कंटेनर रखा गया है, इसके ऊपर एक और कंटेनर है, ताकि एकदम इसमें वैक्यूम क्रिएट किया जा सके। लेकिन 100% वैक्यूम क्रिएट करना हम इंसानों के बस में हल्का फुल्का इसमें एयर तो जरूर होगा, और वो इसके रिएक्शन करके या तो इसके मास को थोड़ा बढ़ा देगा, नहीं तो घटा देगा। तो फिर इधर लगभग 8-10 साल पहले लोगों ने सोचा कि एक बार थोड़ा नाप के देखते हैं कि सही में आज भी ये 1 किलोग्राम है कि नहीं। नाप के देखा गया, लगभग 50 माइक्रोग्राम इसका वजन कम हो गया था। अब समझ रहे हैं, यानी अब ये 1 केजी का नहीं रहा। तब एक नया डेफिनेशन बनाया गया जो बना 2018 में। ये डेफिनेशन जो बना वो प्लैंक कांस्टेंट नाम की एक चीज होती है, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इतना, या हम तो इसको याद रखते हैं 6.626 करके, बस इतना ही, इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसके आधार पे, किसके आधार पे? तो इसके का मतलब हुआ प्लैंक्स कांस्टेंट के आधार पे। फिर से बोलो, किसके आधार पे? प्लैंक्स कांस्टेंट के आधार पे फिर 1 केजी का एक डेफिनेशन बनाया गया, जो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। वो स्पीड ऑफ लाइट वाला इसलिए समझ में आ गया था क्योंकि वो सिंपल था, वो मीटर पर सेकंड था तो पता चल रहा था। ये अगर मैं समझाना भी चाहूँ समझा भी सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको थोड़ा और एडवांस फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि इसके आधार पे 1 केजी का डेफिनेशन कैसे बनाया गया है। सही है, समझाना भी चाहूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए बस इतना याद रखिएगा कि मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है, ठीक। अगला कौन सा है? टाइम। टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, डिनोट किया जाता है ऐसे। इसका भी डेफिनेशन है 1967 में बनाया गया है, और वो आज तक काम करता है। इसमें सीजियम के एटम का कुछ सहारा लिया गया है, खैर छोड़िए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, सही है, और एम्पियर को डिनोट किया जाता है ए से। और इसका जो डेफिनेशन है वो जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे ना 12th क्लास में, उस समय बिल्कुल देखेंगे, आज देखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही ना था, अच्छा ना, हाँ, और थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, जिसको हम सिर्फ टेम्परेचर बोलते हैं, एक्चुअली उसका पूरा नाम क्या है? थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। ऐसा यूनिट होता है केल्विन, और इसको डिनोट किया जाता है कैसे? के से, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल डिनोट करेंगे MOL से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला डिनोट करेंगे CD से। एंड डेफिनेशंस आर नॉट इंपॉर्टेंट। समझाना भी चाहूँ तो ये सब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तुमको केमिस्ट्री वाले ने समझाया भी होगा कि कार्बन C12 नहीं पढ़े हो, मोल कॉन्सेप्ट पढ़े हो?
अच्छा पढ़ोगे तो उस समय पढ़ाएंगे, ठीक है, फिलहाल के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये कह रहा है कि कोई भी यूनिट जब आपको डिसाइड करना है, बोलो ना, किसी ने तो डिसाइड किया होगा ना कि मास का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, किलोग्राम होगा। तो क्या क्या सोच के डिसाइड किया जाता है, यानी उस यूनिट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि उसका एक वेल डेफिनेशन होना चाहिए। हे भगवान, हम किसी को डिफाइन करके बता सके कि आखिर 1 मीटर होता कितना है, बोलो ना। हाँ, पहले तो डेफिनेशन होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना, 1 मीटर का डेफिनेशन क्या होता है, लाइट 1 सेकेंड के 299 792 458 पार्ट में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी को क्या बोला जाएगा, 1 मीटर। डेफिनेशन हो गया। अगला है इनवेरिएबिलिटी। इनवेरिएबिलिटी का मतलब हुआ कि वो कांस्टेंट भी होना चाहिए। जा हाँ, यानी कि समय के साथ उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। और बात सही भी है, लाइट एक सेकंड के इतने हिस्से में अगर आज 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो आज से 100 साल के बाद भी वो इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन वो जो रॉड था वो उसका लेंथ वेरी कर सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ा दो घटा दोगे तो वो बढ़ और घट जाएगा, तो इसीलिए उसको जल्दी से हटा दिया गया। अगला है एक्सेसिबिलिटी। हम आसानी से मतलब उस यूनिट तक पहुंच भी सके। अरे बोलो ना यार, तो लाइट तो पूरी दुनिया में हर जगह मिलता है, ठीक है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब अगर वो गलती से खराब हो जाए, खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, टूट जाए तो हम वापस से प्रोड्यूस कर सकें। तो बात सही है, अगर लाइट अभी कट जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो फिर थोड़ी देर के बाद लाइट आएगा तो वापस से वो पैदा हो जाएगा। अरे बोलो, लेकिन वो रॉड जो है मान लो धरती में समा गया, लावा में चला गया, लावा समझ रहे हैं, तो फिर आप उसको दोबारा पैदा कर सकते हैं, दूसरा ना बनाना पड़ेगा। और क्या लगता है दूसरा बनाएगा तो एग्जैक्टली उसी लेंथ का हो सकता है क्या, नहीं, या तो 0.0000000 मीटर कहीं ज्यादा हो जाए, चाहे 0.000 मीटर कहीं कम हो जाए, तो हम एग्जैक्टली उसी चीज को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन लाइट के केस में ऐसा नहीं है, लाइट को हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कन्वीनियंस इन यूज, हम उसको आसानी से यूज भी कर सकें, ठीक है। तो ये सब नहीं पूछा जाएगा, बस ऐसे ही जानने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब हम कितने टाइप के यूनिट्स होंगे। तो जाहिर सी बात है 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, तो 3 टाइप के यूनिट्स भी होंगे, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स किन की होती होंगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज की। अरे यार, यानी फंडामेंटल यूनिट्स 7 गुना होगा, जिसके बारे में अभी हम लोग देख रहे थे। कौन कौन सा बताओ ना, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, नहीं फिजिकल क्वांटिटी आप अपने मन में सोचिए और सिर्फ मुझको यूनिट बताइए, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला एंड मोल ना। तो ये 7 गो फंडामेंटल यूनिट हो गया, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का। इसके अलावा जितनी भी यूनिट्स होंगी वो सब डेराइव्ड यूनिट्स होंगी। जैसे एग्जांपल के लिए हमने स्पीड की बात की, तो बाबू स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का यूनिट क्या होगा, तो डिस्टेंस का यूनिट होता है, माने अगर मैं तुमसे पूछूं कि यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा, तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। यानी मीटर पर सेकंड एक डिराइव्ड यूनिट है। हे भगवान, मीटर पर सेकंड क्या है, एक डिराइव्ड यूनिट है। काहे सो रही है, मीटर पर सेकंड क्या है, डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है। चलिए कुछ और डिराइव्ड यूनिट्स देखते हैं हम लोग, जो कि हमको 11th 12th में मिलेगा, जिसमें एक लिखा हुआ है यहाँ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का नाम सुना है आपने, अरे बोलो ना। फ्रीक्वेंसी वर्ड वहां यूज होता है जहां किसी चीज का पीरियोडिक मोशन हो रहा होता है। पीरियोडिक मोशन का मतलब हुआ कि वो एक सर्टेन सेक्शन ऑफ मोशन को बार बार रिपीट करे। अरे यार, जैसे मान लो कि मैंने एक सिंपल पेंडुलम लिया, यहां लाके छोड़ दिया,
जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा। बताओ क्या यहाँ एक ही टाइप का मोशन बार बार रिपीट किया जा रहा है? बोला जाएगा ये एक पीरियोडिक मोशन है। अरे बोलो ना। हाँ सुनो, अर्थ जो है, अर्थ वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, एक ही टाइप के मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है। यहाँ है, एक साल के बाद फिर यहाँ होगा, अगले साल फिर यहाँ होगा। तो क्या अर्थ का मोशन एक पीरियोडिक मोशन हुआ? हाँ हुआ। बोलिए ना। बहुत बढ़िया। घड़ी की सुइयां जो हैं वो क्या अपने मोशन को बार बार रिपीट करती हैं? सेकंड वाला सुई हर 1 मिनट के बाद फिर वही पहुंच जाएगा। तो ये सब पीरियोडिक मोशन करते हैं ना। तो बाबू फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ऑसिलेशन पर सेकेंड। ऑसिलेशन का मतलब आप समझते हैं? कोई चीज जाके अगर आ रहा है, बोलो ना। हाँ, यानी 1 सेकेंड में वो जितना चक्कर लगा लेगा उसी को फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। जैसे मान लो कोई सिंपल पेंडुलम 1 सेकेंड में 4 बार चक्कर लगा ले रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 4। नहीं समझ में आ रहा है क्या? कोई भी चीज 1 सेकेंड में जितना चक्कर लगा ले, 1 सेकेंड में जितना चक्कर लगा ले उसी को फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। कोई चीज जो है 1 सेकेंड में 4 चक्कर लगा के आ गया, गया फिर गया फिर गया, 1 सेकेंड में 4 चक्कर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 4। और इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज। 4 हर्ट्ज हो जाएगी। 10 ऑसिलेशन कर ले तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तुम लोग बोलता काहे नहीं है रे? मुंह में दही जमा के बैठा है। हाँ बोलो। 10 हर्ट्ज हो गई, सही है। चलिए, तो हर्ट्ज जो होता है वो कुछ और नहीं है, ऑसिलेशन पर सेकंड होता है ना। और बाबू फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड। ये पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के। टाइम पीरियड को ही आप पलट दीजिएगा तो आपको फ्रीक्वेंसी मिलता है। तो आप बताइए फ्रीक्वेंसी का एक्चुअल में यूनिट क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसी का तो खैर हर्ट्ज होता है। ए बोलो बाबू। टाइम का कितना होता है? सेकंड। यानी हर्ट्ज कुछ और नहीं, 1 सेकंड होता है। 1 सेकंड को ही हम प्यार से कहते हैं हर्ट्ज। क्लियर है? यानी ये हर्ट्ज क्या है बताइए? 1 सेकेंड में सेकेंड ऊपर जाएगा तो पावर -1 नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। चलिए, एक और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स। सही है। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, डिनोटेड बाय एन। सही है। अब हमको पता करना है कि न्यूटन जो है उसको अगर हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स में तोड़ना चाहें, बोलिए ना, तो कैसे तोड़ेंगे? तो सुनिए, F बराबर होता है ma ना जी। अब अगर हमको देखना है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है। अरे बोल यार। हाँ, तो न्यूटन बराबर होगा किसके? मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना जी। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही प्यार से न्यूटन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक बड़ा यूनिट ना आ गया और फोर्स बहुत यूज होता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फिजिकल क्वांटिटी कौन रहेगा? फोर्स ही रहेगा, लगभग हर चैप्टर में आएगा। अरे बोलिए ना। तो अब इतना बड़ा यूनिट कौन यूज करता रहेगा? तो लोगों ने कहा कि इसके लिए काम करते हैं, एक शॉर्टकट बनाते हैं। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही बोला जाता है न्यूटन। न्यूटन कुछ और नहीं है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सही है। अगला कौन सा है बताइए? एनर्जी कहिए, वर्क कहिए, हीट कहिए, सबका ऐसा यूनिट होता है जूल, डिनोटेड बाय जे। सही है। अब देखिए, जैसे वर्क का फॉर्मूला 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा और ऑब्वियसली 11th में आगे चल के पढ़ेंगे। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बोलो ना यार। तो वर्क का हो जाएगा जूल, बोलो। फोर्स का हो जाएगा न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा मीटर। यानी न्यूटन इनटू मीटर को ही हम प्यार से जूल कहते हैं। अच्छा रुकिए 1 मिनट, हमको मन कर रहा है कि ना हम इसको और तोड़ेंगे और तोड़ के एकदम फंडामेंटल यूनिट्स में लेके आएंगे। तो हम न्यूटन की जगह क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हमने न्यूटन की जगह लिख दिया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक और मीटर ना है, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को ही प्यार से बोला जाता है जूल। नहीं समझे?
इसी चीज को केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को ही प्यार से क्या बोला जाता है? जूल बोला जाता है। सही है। और फिजिकल क्वांटिटी प्रेशर। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि प्रेशर को तो स्ट्रेस नहीं कहते हैं, लेकिन दोनों लगभग सेम ही चीज होता है, लगभग। थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। अरे डिफरेंस ये होता है कि प्रेशर बाहर से एग्जर्ट होता है, स्ट्रेस अंदर पैदा होता है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम ही चीज है। तो इन दोनों का जो ऐसा यूनिट होगा वो कौन होगा? पास्कल। नाम सुना होगा तुमने। पास्कल को डिनोट कर सकते हैं पीए से। और चूंकि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, बोलो ना, तब प्रेशर के लिए पास्कल, फोर्स के लिए न्यूटन, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही प्यार से बोला जाता है पास्कल। आप चाहे तो न्यूटन की जगह पे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, तब ये बन जाएगा। मतलब ये हुआ ना कि हम हर डिराइव्ड यूनिट को चाहें तो फंडामेंटल यूनिट्स में तोड़ सकते हैं। आप देखिएगा इसमें यूज होने वाला सब का सब फंडामेंटल यूनिट तोड़ सकते हैं। अगर हम नहीं तोड़ पा रहे हैं तो समझ लीजिएगा वो कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट नहीं है। आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो वो हो जाएगा। पावर का नाम सुना है? पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम या वर्क पर यूनिट टाइम। सही है। तो पावर का ऐसा यूनिट होता है व्हाट डिनोटेड बाय डब्ल्यू। देखो ये हम वो फिजिकल क्वांटिटीज देख रहे हैं जो आप पहले से जानते हैं, इसमें कहीं कुछ नया नहीं है। तो इसीलिए मैं थोड़ा टाइम भी दे रहा हूँ। आप नहीं जान रहे होते तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, जब जिस चैप्टर में मिलता है उसी चैप्टर में हम लोग देख लेते हैं। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है चाहे वर्क पर यूनिट टाइम होता है। हाथ हटाओ, यहां से का मुक्का मार रहे हैं अपने आप, हमको बुलाओ। ठीक है, हाँ तो बताओ पावर का वाट होता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि पावर का यूनिट तो हो गया आपका वाट, वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। और टाइम का क्या होता है? यानी जूल पर सेकंड को ही प्यार से वाट बोला जाता है। और हम चाहें तो जूल की जगह पे ये चीज भी तो लिख सकते हैं। और डिवाइडेड बाई सेकंड है तो नीचे में सेकंड करोगे तो सेम रहेगा, बस यहाँ क्यूब आ जाएगा। देखिए आगे, अब समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? चलिए ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, हेलो, चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। 7 गो में कहीं चार्ज था? चार्ज, करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया है, चार्ज को नहीं माना गया है। चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। चार्ज भगवान का दिया हुआ गुण है, मास की तरह। भगवान ने चीजों को 2 गुण दिया है, एक दिया है मास, एक दिया है, भगवान का दिया हुआ गुण तो है, लेकिन हम इंसानों ने चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं माना है। हमने करंट को मान लिया है। किसको मान लिया है? जबकि ऐसा लगता है, मुझको तो लगता है कि सर चार्ज को होना चाहिए था फंडामेंटल क्वांटिटी, करंट को होना चाहिए था डिराइव्ड क्वांटिटी, और सर तब करंट हो जाता चार्ज अपॉन टाइम। तेरे की करंट होना चाहिए था सर डिराइव्ड क्वांटिटी, ऐसा हमको लगता है। बोलो, लेकिन फिर भी चार्ज को क्यों डिराइव्ड क्वांटिटी बनाया गया और करंट को क्यों फंडामेंटल माना गया? एक मिनट, वो जो 7 को फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, वो माना गया है। लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि इनको माना जाएगा। बात समझ रहे हैं? होता नहीं है, वो क्या है? वो माना गया है। तो करंट को क्यों माना गया है, चार्ज को क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि करंट की जानकारी लोगों को बहुत पहले से थी, चार्ज के बारे में बहुत बाद में जाके पता चला है। डिटेल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। है करंट, जैसे बिजली गिरता था, लोगों को पता होता था कि करंट नाम का कोई चीज होता है, लेकिन वो चार्ज की वजह से होता है, ये बहुत बाद में पता चला। तो इसीलिए करंट को फंडामेंटल माना गया है, चार्ज को डिराइव। और तब बताइए चार्ज को कैसे डिराइव करिएगा? तो जब करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा करंट इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी एंड विच इज डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ करंट एंड टाइम। चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू टी। और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम होता है, विच इज डिनोटेड बाई सी। अरे बोलिए और सुनिए, इसका तो कूलम हो गया ना, करंट का क्या होगा? एम्पियर। और टाइम का क्या होगा? सेकेंड। यानी एम्पियर इंटू सेकेंड को ही प्यार से बोला जाता है कूलम। इसको भी हम तोड़ के लिख सकते हैं। सही है। चलिए अगला कौन सा है?
पोटेंशियल का नाम सुना है? पोटेंशियल हिंदी में विभव बोला जाता है। अरे बोलो। नहीं नहीं, पोटेंशियल को वोल्टेज नहीं बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज बोला जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल आगे चल के पढ़ेंगे कि इसको हम लोग ईएमएफ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये बात की बात है, लेकिन आपको इतना याद होगा, अभी आप ताजा ताजा पढ़ के आए होंगे कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाया जाता है, और उसको लाने में अगर W वर्क हुआ है तो उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है W/Q। बोलो ना बाबू। चलो ठीक है, तो बताओ पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट, डिनोटेड बाई V। और इसका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क का होता है जूल, चार्ज का होता है कूलम। तो जूल पर कूलम को ही प्यार से बोला जाता है वोल्ट। और हम चाहें तो जूल को तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं और कूलम को तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं। बोलो यार, लिखोगे ऐसा पुटपट सब करोगे तो इतना कुछ करके आ जाएगा, वो सब रटना नहीं है, रटना नहीं है। ठीक है, आपको बस इस पूरे स्लाइड में क्या याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, बोलो ना बोलो ना, फोर्स का न्यूटन होता है, एनर्जी का जूल होता है, प्रेशर का पास्कल होता है, पावर का वाट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ये सब पहले से पता था? नहीं पता था, कुछ भी नया थोड़े देखा हमने इसमें। लेकिन अब जो मिलेगा ये सब तुमको बहुत सारा नया मिलेगा, जिसमें कैपेसिटेंस है। अब इसके बारे में हम कुछ नहीं देखेंगे, वो टाइम का वेस्टेज होगा, वो हम जब पढ़ेंगे 12th क्लास में कैपेसिटर नाम का चैप्टर, वहीं पे देखेंगे। और इतना ध्यान रख सकते हो, कैपेसिटेंस का ऐसे यूनिट फैराड होता है, डिनोटेड बाई। लेकिन यार ये तो तुम जानते हो, ये तो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है, डिनोटेड बाई कैपिटल ओमेगा। ओ, ये एक ग्रीक अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट ABCD, हिंदी अल्फाबेट क ख ग घ। वैसे ही ग्रीक अल्फाबेट में आता है ये ओमेगा, अल्फा बीटा गामा का नाम सुने हो? उसी फैमिली में आगे चल के ओमेगा आएगा। तो जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में कैपिटल और स्मॉल होता है, ये है कैपिटल ए, ये है स्मॉल ए, वैसे ही ग्रीक अल्फाबेट में भी कैपिटल और स्मॉल होता है। तो ये होता है स्मॉल ओमेगा और ये होता है कैपिटल ओमेगा। तो ओम को कैपिटल ओमेगा से डिनोट किया जाता है, बोलिए ना। और कहने का मतलब है कि V बराबर I, यार याद है? तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बाई I। तो यानी ओम जो होगा वो कुछ और नहीं, वोल्ट अपॉन करंट का मतलब एम्पियर। अरे हम यूनिट्स को ना कंपेयर कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है, और करंट का यूनिट एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को प्यार से ओम बोला जाता है। बोलो, वोल्ट को भी हम तोड़ सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में, और एम्पियर तो खुद ही एक फंडामेंटल यूनिट है, तो सब पुट करिएगा तो आपको इतना मिल जाएगा। सही है। कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का ही उल्टा होता है। क्या होता है? 1 अपन रेजिस्टेंस कंडक्टेंस होता है, पढ़ेंगे हम लोग 12th क्लास में। ठीक है, ऐसा यूनिट सीमेंस होता है, डिनोटेड बाई S। बस हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है क्या 10th क्लास में? क्या होता है ऐसा यूनिट? टेस्ला होता है, डिनोटेड बाई T। आगे चल के पढ़ेंगे कि ये टेस्ला वीबर पर मीटर स्क्वायर के भी बराबर होता है। तो ये सब आगे की बात है, अभी फिलहाल बस ज्यादा से ज्यादा ये ध्यान रख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला होता है। एक मैग्नेटिक फ्लक्स आगे चल के पढ़ेंगे, उसका ऐसा यूनिट वेबर होता है, पढ़ेंगे आगे, अभी याद करने की जरूरत नहीं है। एक इंडक्टेंस होता है, हेनरी होता है, एक्टिविटी होता है, बेकरल होता है ना। ये सब हमको रेडियो एक्टिविटी में पढ़ना है। सही है। तो ये सब के सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। बात करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कितनी होती हैं? 2। कौन कौन से? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। बोलो। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी 2 होंगी। प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन होता है। और प्लेन एंगल का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों? एक मिनट, मान लीजिए अगर कोई आर्क लेंथ L है और वो सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? L बाई R होता है। बोलो ना बाबू। थीटा का ऐसा यूनिट होता है, थीटा का ऐसा यूनिट होता है
रेडियन। एक रेडियन एंगल कितना होता होगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि आखिर एक रेडियन एंगल कितना होता है। तुम खुद सोचो और बताओ कि ऐसा क्या कर दिया जाए कि इधर 1 हो जाए। क्या कर दिया जाए? लेंथ और रेडियस को अगर हम इक्वल कर देते हैं, आप समझे ही नहीं। अरे तो इफ लेंथ इज इक्वल टू क्या, माने हम उतना ही बड़ा आर्क लेंथ लें जितना बड़ा ये, अगर रेडियस 1 मीटर है तो हम आर्क लेंथ भी कितना लें। तो आपको नहीं लग रहा है कि उस केस में हम आर की जगह पे भी एल लिख देंगे, एक कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा। लेकिन किस में आएगा, रेडियन में आएगा। तो सुनिएगा, कोई पूछ सकता है 1 रेडियन एंगल कितना होता है, तो बोलिएगा 1 रेडियन एंगल उस आर्क लेंथ के द्वारा सबटेंडेड होता है जो आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो। क्या हो, कौन, आर्क लेंथ रेडियस के अगर बराबर है तो वो जितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा उसी को क्या बोला जाएगा, 1 रेडियन। पढ़ के देख लीजिए, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाई, सॉरी, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाई एन आर्क, उस आर्क के द्वारा सबटेंडेड होगा, हाँ, विच इज इक्वल इन लेंथ टू क्या, रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है ये? चलिए बात करेंगे सॉलिड एंगल के ऐसा यूनिट की। बच्चों सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट होता है स्टेरेडियन, बस ST लगा दीजिए, या बोलिए ना। तो उस केस में देखिए हमने पढ़ा था कि ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया अपॉन आर का स्क्वायर ना होता है। तो आप बताइए कि ये चीज कब 1 हो जाएगा, हमको 1 स्टेरेडियन एंगल चाहिए। तो जब एरिया किसके बराबर हो जाए, रेडियस स्क्वायर के बराबर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि हमने एक एरिया लिया, यहाँ पे लो इतना बड़ा हम लोग एरिया लेते हैं, क्या बोलते हो, ये वाला एरिया ले लें, यहाँ मान लो सेंटर है, बोलना रे बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग इसको मिलाएंगे ना, अरे सब कॉर्नरों को हम ऐसा मिलाएंगे ना। तो ये यहाँ पर कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है, ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरिया अपन आर का स्क्वायर करते हैं। बताइए ये कब 1 हो जाएगा, जब एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर है। जैसे मान लीजिए कि रेडियस अगर 2 मीटर है तो एरिया कितना हो जाए, अगर 4 मीटर स्क्वायर हो जाए। हे भगवान, तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर रेडियस का स्क्वायर किसके बराबर हो जाए, एरिया का बराबर हो जाए, तो उस केस में हम लोग रेडियस के स्क्वायर की जगह पे भी एरिया रखेंगे और आंसर कितना हो जाएगा, 1, और ये तब 1 स्टेरेडियन हो जाएगा ना। 1 रेडियन एंगल का मतलब हुआ कि आर्क लेंथ और रेडियस बराबर होना चाहिए। लेकिन 1 स्टेरेडियन का क्या मतलब हुआ, एस लिखा हुआ है, हाँ, सरफेस एरिया रेडियस स्क्वायर के बराबर हो जाए। बोलो जल्दी, चलो बढ़िया है। तो ये चीज है, ध्यान रखिएगा, सही है। कुछ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं जिनका यूनिट दिया हुआ है CGS में, MKS में और FPS में, ठीक है। जिसमें लेंथ के लिए CGS में, नामे से समझ में आ रहा है क्या, सेंटीमीटर, MKS में मीटर और इसमें फुट यूज होता है। मास के लिए CGS में ग्राम, MKS में किलोग्राम और इसमें पाउंड को लेकिन LB से डिनोट करते हैं। डिनोट कैसे करते हैं, LB से, लेकिन होता ये पाउंड है। लेकिन टाइम के लिए तो तीनों में सेकंड या तो वो लिखा हुआ है। कुछ है डिराइव्ड में, जैसे फोर्स है, तो फोर्स का MKS में तो न्यूटन होता है, क्योंकि इसी को आगे चल के ऐसा यूनिट बनाया गया है ना बाबू। लेकिन CGS में कितना होता है, डाइन होता है। नहीं नहीं नहीं, डायन थोड़े होता है, डाइन, डाइन। हाँ, लगी भोजपुरी में डाइन को लोग डाइने बोलता है, तो वही डाइन। और मैं आपको बता दूं कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 टू द पावर 5 क्या, डाइन के। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यूज आ जाता है ना बाबू। तो 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। और 10 टू द पावर 5 का मतलब होता है 1 लाख। कितना, 1 लाख होता है। हाँ, मैंने बताया था कि 1 लाख डाइन मरी होगी तो 1 न्यूटन पैदा हुआ होगा। सही बात है भाई। डाइन अगर हमारे पीछे पड़ जाए
तो हम लोग पीछा छुड़ा लेते हैं ओझा ओझा से कंसल्ट करके, है कि नहीं? तांत्रिक वांत्रिक बुला के 10 दिन 15 दिन में पीछा उससे छूट सकता है, लेकिन न्यूटन से हम लोग 500 साल से ज़्यादा हो गया अभी तक पीछा नहीं छुड़ा पाए। अभी कितना 1000 साल तक न्यूटन रहेगा, जब तक पढ़ाई लिखाई रहेगा तब तक। तो क्या गलत बात है कि 1 लाख डाइन मरी होगी तो ही पैदा होगा? बाल देखे तो कैसा था उसका। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। खैर, एफपीएस में पाउंडल होता है जो कि एकदम इंपॉर्टेंट नहीं। अब ये सुन के अभी भूला जाए उसको, ठीक है? अगर हम सीजीएस की बात करें, शांत रहिए, वर्क या एनर्जी की बात करें तो खैर एमकेएस जिसको ऐसा यूनिट बना लिया गया बाद में, उसमें तो जूल होता है ना, लेकिन सीजीएस में क्या होता है? अर्ग है, ये अर्ज नहीं है, अर्ग है। और 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर 7 अर्ग, चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है? और इसमें होता है फुट पाउंडल। क्या होता है? फुट पाउंडल, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है? पावर का अगर देखा जाए तो इसमें वॉट होता है और इसमें होगा अर्ग पर सेकंड, होना भी चाहिए ना, क्योंकि वर्क अपन टाइम होता है तो अर्ग पर सेकंड, और इसमें हो जाएगा फुट पाउंडल पर सेकंड। ये नॉट इंपॉर्टेंट, सही है? आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रीफिक्सेस देखेंगे। प्रीफिक्सेस का मतलब हुआ कि ये यूनिट के आगे लगेगा। कहां लगेगा? किसके? यूनिट्स के आगे लगेगा। जैसे मीटर वीटर तो खैर ठीक है, लेकिन सेंटीमीटर नाम का भी तो चीज होता है। तो तुमको नहीं लग रहा है कि ये जो मीटर है इसके सामने सेंटी लग गया है? अरे बोलो ना। तो इस सेंटी को क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स बोलेंगे। तो वही हमको देखना है कितने टाइप के प्रीफिक्सेस होती हैं। तो हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं, सुनिएगा। एक होता है डे का। क्या होता है? ये 10 टू दी पावर 1 होता है, और ये जनरली यूज हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि 10 अपने आप में एक बहुत खूबसूरत नंबर है। हम 10 को 10 की तरह ही यूज करते हैं, उसको हम लोग डे का ठेका नहीं बोलते हैं। हाँ, तो नॉट यूज्ड, ज़्यादा यूज नहीं होगा, लेकिन जानना जरूरी है। डेकेड का नाम सुने हो? डेकेड क्या मतलब होता है? डेकेड का 10 साल। तो यही इसी में ए डी लगा दोगे तो ये डेकेड बन जाएगा, सही है? एक होता है हेक्टर। हेक्टर का मतलब होता है 10 टू दी पावर 2, और ये भी हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि 10 टू दी पावर 2 कुछ और नहीं है तो 100 ना है। तो 100 एक नंबर है, ठीक ठाक नंबर है तो लेकिन ये हम लोग बहुत यूज करते हैं। 1000 थोड़ा बड़ा नंबर ना हो गया है? तो किलो, और किलो का मतलब होता है 10 टू दी पावर 3। 10 टू दी पावर 3 का मतलब 1000। कितना हो गया ये? 1000। तो ये किलो होता है, और ये तो सब लोग अनपढ़ आदमी भी जानता है, सब लोग जानते हैं किलो का मतलब कितना होता है? 1000। बहुत जगह यूज भी होता है इसका, बहुत जगह। कहाँ यूज होता है? सुनो बता रहा हूँ। क्या? आधा किलो, आधा ग्राम में? अरे किलो कहाँ यूज है तुमको पता है? मैं बता रहा हूँ तुमको। जैसे फेसबुक वगैरह पे कभी कभी लाइक मिलता है किसी को, 1 के लाइक मिल जाता है, 1 के लाइक मिल जाता है। सब कोई जानता है कि ये 1000 लाइक उसको मिला है। हाँ मिलता है ना, 1 के लाइक, 2 के लाइक। जैसे किसी के चैनल पे सब्सक्राइबर होता है, मान लो 4 के सब्सक्राइबर, सबको पता है 4000 लिखा हुआ है। लेकिन आप जानते हैं कि ये केक क्या है? एक मिनट, पता तो सबको है कि 1000 है, लेकिन के क्यों लिखा गया है इसको? 1000 है, टी लिखना चाहिए था 1000। के क्यों लिखा गया है? आखिर इस के का फुल फॉर्म क्या है? इस के का फुल फॉर्म किलो ही होता है, ये लोगों को नहीं पता होता है। तुमको पता था ये के किलो लिखा हुआ है? अच्छा, हम पहले बताए हुए हैं। अरे तो मेरे बताने से पहले पता था? नहीं पता था कि के का मतलब 1000 है, ये नहीं पता होगा कि के का मतलब किलो होता है। ठीक है, तो आप आज के बाद से आपको किसी फोटो पे अगर 1 के लाइक मिलेगा तो आप एकदम जाके किसी से कह सकते हैं कि मेरे फोटो पे 1 किलो लाइक मिला। एकदम उसको लगेगा कि जोक के आ रहा है। अब वो पागल आदमी है, उसको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन तुम सही बोल रहे हो, किलो ही लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ो, इधर देखो। अगला होता है मेगा, 10 टू दी पावर 6, सही है? और इसको डिनोट किया जाता है एम से। अब जैसे बड़े लोग जो होते हैं, जैसे मान लो कि
शाहरुख खान है, आलिया भट्ट है, ये लोग है, तो इनके फोटो पे के में लाइक होता है, एम में लाइक, 1M लाइक, 2M लाइक, ऐसा ना होता है। बड़े बड़े लोगों के जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो M में होते हैं, 25M ऐसा करके। तो ये M का फुल फॉर्म क्या होता है? हमको लगता है कि ये मिलियन है, और ठीक है, गलत भी नहीं है, लेकिन उसका एक्चुअल मतलब मेगा होता है। आप समझ रहे हैं? 1 मेगा लाइक उसको मिला है, 1 मेगा सब्सक्राइबर उसके हैं। लेकिन ठीक है, यहां चल जाता है क्योंकि मिलियन और मेगा दोनों M से ही शुरू होता है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। ये क्या है? जीजा है। जब तुम लोग आदमी है, ये जीजा लिखा हुआ है, गीगा है, गीगा। गीगा इज डिनोटेड बाई G एंड इट्स वैल्यू इज 10 to the power 9। वेरी गुड। अगला कौन सा है? टेरा। टेरा है, टेरा डिनोटेड बाई T और विच इज इक्वल टू 10 to the power 10 to the power 12 हो गया। आप समझ रहे हैं? जैसे देखिए क्या है कि जैसे फोटो जब आप खींचते हैं ना, तो वो केबी में आता है, 400 केबी 500 थोड़ा कम क्वालिटी का होता है। तो पता है वो क्या लिखा हुआ होता है? वो किलो बाइट लिखा होता है। लेकिन जब आप कोई गाना वाना डाउनलोड करते हैं तो वो MB में डाउनलोड होता है, तो वो मेगा बाइट होता है। कोई मूवी आप डाउनलोड करते हैं तो वो GB में डाउनलोड होता है। मोबाइल में जो मेमोरी होता है वो GB में आता है, वो गीगा बाइट लिखा होता है। कोई आप महंगा हार्ड डिस्क खरीदते हैं तो वो TB में आता है, वो टेराबाइट लिखा हुआ है। तो एक्चुअली ये सब हम लोग यूज भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली कहने के लिए। ये जनरली यूज नहीं होता है। पेटा एक बहुत बड़ा नंबर हो गया, 10 to the power 12, और ये भी उतना यूज। एक्सा का मतलब 10 to the power 18 डिनोटेड बाई। सही है, उधर आते हैं। इधर से ज्यादा इंपॉर्टेंट इधर वाले लोग हैं। क्या हुआ? उधर से ज्यादा इंपॉर्टेंट इधर वाले लोग हैं। ठीक है, तो बाबू इधर से हम लोग चलते हैं। तो पहला है क्या? देसी। देसी है ये, देसी नहीं है। देसी देसी न... देसी लिखा हुआ। देसी का मतलब 10 to the power -1 होता है। बोलो ना, कहीं लिखा हुआ है डेसीमीटर, क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब ये लिखा हुआ 10 to the power -1 मीटर। 10 to the power -1 का मतलब हुआ ये नीचे आएगा तो 10 बन जाएगा, यानी 1 मीटर का 10वां हिस्सा है ये। ठीक है, डिनोटेड बाई D। अगला और द वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटी। कहीं सेंटी सुनना तो सेंटी मत हो जाना, तुम लिख देना वहां 10 to the power -2। कहीं लिखा हुआ है सेंटीमीटर, का क्या मतलब हुआ? 10 to the power -2 मीटर। कहीं लिखा हुआ है सेंटीग्राम, सेंटीग्राम का क्या मतलब हुआ? 10 to the power -2 ग्राम। अगला है मिली। मिली को डिनोट किया जाता है 10 to the power -3 से। सॉरी, मतलब मिनी को डिनोट तो M से किया जाता है, लेकिन इसकी वैल्यू होती है 10 to the power -3। कहीं लिखा हुआ है मिलीमीटर, क्या मतलब हुआ? 10 to the power -3 मीटर। मिलीग्राम एकदम यूज होता है, मिलीग्राम। ML जिसको बोला जाता है, तो ये 10 to the power -3 ग्राम लिखा हुआ है। चलो अगला क्या है? माइक्रो। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊं, मैं लफ्ज ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रहा है कि ये सब कितना इंपॉर्टेंट है। माइक्रो। माइक्रो डिनोट करेंगे म्यू से, बोलिएगा। नहीं, देखिए हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर थे, बिल्ली नहीं थे। आप लोग ये म्याऊ म्याऊ जो बोल रहे हैं, सही है ना? तो म्यू, म्यू लिखा हुआ है, म्यू लिखा हुआ है, आधा म्यू, म्यू लिखा हुआ है। और माइक्रो का मतलब होता है 10 to the power माइनस से। कहीं लिखा रहेगा, जैसे जब हम लोग कैपेसिटर नाम का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें जब भी कैपेसिटेंस देगा वो माइक्रो फैराड के टर्म में बोलेगा, 50 माइक्रो फैराड। क्या मतलब हुआ? 50 × 10 to the power -6 फैराड लिखा हुआ है। माइक्रो की जगह 10 to the power -6 लिखना। बोलोगे जल्दी? चलो ठीक है। अगला है नैनो। नैनो को डिनोट करेंगे N से, और होता है 10 to the power -9। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है पीको।
पी से और 10 टू द पावर -12, ये यहां तक इंपॉर्टेंट है। फेम्टो और एटो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। फेम्टो को डिनोट करेंगे एफ से और वो होगा 10 टू द पावर -15, और एटो को डिनोट करेंगे ए से और ये होगा 10 टू द पावर -18। अच्छा हाँ, आप लोग झांक झांक के देखते रहिएगा, ये सब आपकी किताब में ठीक ऐसे ही लिखा हुआ है। एक बार देखिए, अगल बगल देखिए, अगर आपको लिखा हुआ है ना, बोलिए ना। तो घर पे जाके ये जो इसमें लिखा हुआ है, शांत रहो, वो तुम्हारी कॉपी में भी होना चाहिए। ओए कहाँ होना चाहिए? कॉपी में भी होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है। सुनो सुनो, एक मिनट इधर देखो। अगला टॉपिक है कन्वर्जन फैक्टर। अगला टॉपिक क्या है? कन्वर्जन फैक्टर। तो ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि सर ये हम लोग कल पढ़ेंगे। देख रहे हो, ऐसा तुम सोच रहे हो ना? ठीक है, तो ऐसा थोड़े है कि खाली बागेश्वर वाले बाबा ही बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, हम भी बता सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कल ही पढ़ते हैं।